Hello guys, my name is Abdullah and welcome back to my channel. दोस्तों, चियांग काई शेक यातसिन का सबसे होनहार शागिर्द था। दूसरी तरफ माओ एक अमीर बाप का बेटा था और कम्युनिस्ट पार्टी का सदर था। दोस्तों, यातसिन ने अपनी वसीयत में लिख दिया था कि मेरे जाने के बाद चियांग काई शेक ही चाइना को कंट्रोल करेगा, मगर ये चीज़ माओ को बिल्कुल भी मंजूर ना थी। यही वजह है कि इन दोनों के दरमियान दुश्मनी थी। चूँकि सारा कंट्रोल वसीयत की वजह से चियांग काई शेक की तरफ चला गया था, तो माओ ये नहीं चाहता था कि वो चियांग काई शेक के अंडर रहकर काम करे। इसलिए उसने अपनी अलहदा रियासत का क़याम किया, जिसका नाम था सोवियत रिपब्लिक ऑफ चाइना। दोस्तों, इस रियासत के क़याम से मुल्क में खाना जंगी का आगाज़ हो गया। हज़ारों लोग इस खाना जंगी में मारे गए, हत्ता कि चियांग काई शेक के लोगों ने माओ की बीवी तक को मार दिया। बाद में कुछ ऐसा हुआ कि जापान अपनी सनती तरक्की और चीन पर गलबा पाना चाहता था, जिसके चाहते उसने चीन पर हमला कर दिया। पहले तो चियांग काई शेक और माओ के खिलाफ ही इतनी ज़्यादा दुश्मनी थी कि वो आपस में लड़ते फिर रहे थे, मगर अपनी फ़ौज के इसरार पर चियांग काई शेक ने जापान के साथ लड़ाई करने का फैसला कर लिया और माओ के साथ उसने कुछ देर के लिए अमन का हाथ बढ़ा लिया। तो चियांग काई शेक की फ़ौज बैरूनी मदद के बावजूद भी मार खा रही थी, क्योंकि उसके फ़ौजी अफसरान इसमें भी करप्शन कर रहे थे। नतीजतन चियांग काई शेक की फ़ौज ये जंग भी हारती जा रही थी और अपने इलाकों को खोती जा रही थी। दूसरी तरफ माओ पुरसकून था और अपनी फ़ौजी ताकत को बढ़ा रहा था। साथ ही साथ वो खुफिया दस्ते भेजता जो कि जापान के फ़ौजियों पर हमला करता। इस तरह चीनी अवाम की हमदर्दी माओ के साथ बढ़ती चली गई। जिस जगह से जापानी चले जाते वहाँ पर माओ हुकूमत कब्जा कर लेती। इस तरह माओ चीन का बहुत सारा रकबा हासिल करने में कामयाब हो गया। दोस्तों, अमेरिका नहीं चाहता था कि रूस की तरह चाइना भी कम्युनिस्ट पार्टी के हाथ चली जाए, इसलिए इसने चियांग काई शेक और माओ के दरमियान सुलह करवा ली, मगर यह सुलह काफ़ी देर तक न चल सकी और खाना जंगी का फिर से आगाज़ हो गया। इस खाना जंगी की शिद्दत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि 1945 से 1949 तक इस जंग में 70 लाख से ज़ायद लोग मारे गए, लेकिन आखिरकार माओ इस जंग में डोमिनेट रहा और इसकी हुकूमत पूरे चीन में फैल गई। दोस्तों, 1 अक्टूबर 1949 का दिन चीन के लिए बहुत अहम और यादगार दिन है, क्योंकि इस दिन माओ ज़ेडोंग ने बीजिंग में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का क़याम किया। दोस्तों, चियांग काई शेक अपनी जान बचाकर कुछ फ़ौज के साथ ताइवान चला गया और वहां पर कंट्रोल हासिल कर लिया। इसलिए ताइवान आज भी चीन से अलग है, मगर चीन इसे अपना हिस्सा मानता है और वापस लेना चाहता है। रिपब्लिक ऑफ चाइना के क़याम के बाद चीन को जो सबसे पहले मसला पेश आया वो ये है कि आलमी ताकतें चियांग काई शेक को चीन का लीडर अभी भी मानती थीं, इसलिए किसी ने चीन को कबूल नहीं किया और अक़वाम मुत्तहिदा में माओ की जगह चियांग काई शेक को चीन की लीडरशिप मिली। अलबत्ता रूस और कई कम्युनिस्ट के इत्तेहादी ममालिक ने चीन को कबूल कर लिया था। और अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान चीन को कबूल करने वाला मुस्लिम दुनिया का सबसे पहला मुल्क था। दोस्तों, 1950 और 1953 में होने वाली कोरियन वार में चीन का किरदार ना बताया जाए तो बात मुकम्मल नहीं होगी। रूस पूरे कोरिया को कम्युनिस्ट बनाना चाहता था, जबकि अमेरिका को ये बात मंजूर ना थी। रूस ने जंग का आगाज़ कर दिया। इस तरह नॉर्थ कोरिया में मौजूद सिपाहियों ने 38 पैरेलल को क्रॉस करते हुए साउथ कोरिया के दारुल हुकूमत सऊल तक आ पहुँचे। अमेरिका भी चुप बैठने वालों में से ना था, इसलिए उसने आलमी मदद के साथ हमला कर दिया। इस फौज की क़यादत मैकार्थर कर रहा था। ये हमले इतने कारआमद साबित हुए कि उसने नॉर्थ कोरिया और रूस की फ़ौज को वापस अपने बॉर्डर तक धकेल दिया। मैकार्थर यहीं तक रुकना नहीं चाहता था, इसलिए इसने हमला जारी रखा और नॉर्थ कोरिया के कई इलाकों तक पहुंच गया और फतह कर लिया। इस पर चीन भी रूस और नॉर्थ कोरिया की मदद करने आ पहुंचा और आलमी फ़ौज पर ऐसी कारी ज़रब लगाई कि इनको वापस अपनी सरहद पर जाना पड़ा। दोस्तों, याद रहे कि इस आलमी फ़ौज के पास फ़िज़ाई लड़ाका तैयारे थे, लेकिन चीन ने फिर भी ऐसी हिकमत अमली से फ़ौज को पीछे धकेला कि वो फ़ौज दोबारा आगे आने के काबिल नहीं रही। दोस्तों, इस जंग का नतीजा बराबर ही रहा, क्योंकि जानी नुकसान दोनों तरफ़ैन का हुआ था। दोनों अपने अपने इलाके को दिफा करने में कामयाब रहे। इस तरह दोस्तों, चीन की ये एक बहुत बड़ी मिलिट्री लेवल पर काफ़ी देर बाद कामयाबी थी, जिसको दुनिया भी मानती है। इसके अलावा दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हिंदुस्तान और चीन के एक वक्त पर बहुत अच्छे ताल्लुकात भी थे, जबकि पाकिस्तान और चीन में दुश्मनी थी। इस दुश्मनी की वजह चाइना का गिलगित बल्तिस्तान के कुछ इलाकों पर कंट्रोल का दावा था, क्योंकि चाइना समझता था कि उसके कुछ इलाके भारत के कब्ज़े में हैं। चाइना ने जब ये इलाके मांगे तो नेहरू ने इनकार कर दिया, जो कि जंग की वजह बनी।
दोस्तों पाकिस्तान ने भारत को मिलकर दिफा करने की पेशकश भी की थी, मगर भारत को अपनी फौजी ताकत पर बहुत ज़्यादा नाज था क्योंकि रिसेंटली ही पुर्तगाल को उसने शिकस्त दी थी। अगर वो पेशकश भारत कबूल कर लेता तो शायद आज पाकिस्तान और चीन की दोस्ती ना होती बल्कि पाक भारत की दोस्ती होती। खैर भारत को इस जंग में भारी नुकसान पहुंचा और अपने कई इलाके भी खो बैठा, लेकिन चीन ने भारत को ये इलाके वापस कर दिए और बताया कि हमारा मुतालबा जायज़ था, कोई जंग का जुनून नहीं। दोस्तों आपके ज़हन में ये सवाल ज़रूर पैदा होगा कि पाकिस्तान की फिर चीन के साथ दोस्ती कैसे हुई। तो दोस्तों 1962 की जंग के बाद पाकिस्तान ने अमेरिका की भारत की तरफ जानिबदारी की वजह से चीन के साथ सरहदी मुआहिदा कर दिया और इस तरह दो दुश्मन दो दोस्त बन गए। माओ ने अपनी पूरी कौम को भट्टियों में काम करने का हुक्म क्यों दिया? पाकिस्तानी आम ने चीन में खाना जंगी कैसे रोकी? साबिका जंगों के बावजूद अमेरिका और चाइना दोस्त क्यों बने? और वन चाइल्ड पॉलिसी किसने मुतारिफ कराई थी? ये सब जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो जिनमें इन तमाम सवालों के जवाब हैं आप तक पहुँच जाए। सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। होप टू सी यू इन द अपकमिंग वीडियो। अंटिल देन पीस आउट।